हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। बेसिकली नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है ना। यूनिट 1 जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और बस उसमें एक ही पार्ट बाकी रह गया था, साइक्लिक ग्रुप, जो हम इस यूनिट में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस यूनिट का जो कंटेंट है उसको देख लीजिए। काफ़ी बड़ा कंटेंट है, थोड़ा बड़ा यूनिट है ना। लगभग सब कुछ मिला करके सबसे बड़ा बोल सकते हो 500 यूनिट में। और काफ़ी सारे थ्योरम्स आएगा इस यूनिट में, जो आपको पैशंस रख के एक एक पॉइंट को ध्यान से समझाया जाएगा, समझना पड़ेगा आपको। क्लियर? अगर समझ में आ जाता है आपको सारे के सारे छोटे मोटे पॉइंट्स, है ना, तो इजीली आपको याद हो जाएगा चीज़ें, है ना। उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आपको याद तो होना ही पड़ेगा। और एकदम से याद करने बैठोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ठीक है, आप बिना स्ट्रेस लेकर के बार बार जितना बार उसको रीड करोगे, हर बार उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। अपना आप चीज़ें कब याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यूनिट 2 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा हूँ बेसिकली, आप देख लो। पहला पार्ट में अपन कवर करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सब ग्रुप, थ्योरम्स रिलेटेड टू सब ग्रुप, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर, सेंटर ऑफ ए ग्रुप और कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये पार्ट्स जो है बेसिकली ये पार्ट आपका सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, बट फिर भी छोटा पार्ट है, इसको कवर कर लेंगे, खास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन उसके बाद अपन कवर करने वाले कोसेट्स, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, छोटा टॉपिक है, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड इट्स रिलेटेड एप्लीकेशन, बहुत बड़ा है। साइक्लिक ग्रुप, ये और भी बड़ा टॉपिक है। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, बेसिकली ये तो कहने के लिए यूनिट 1 का टॉपिक है, बट उधर अपन पढ़ ही नहीं सकते इसको बिना सब ग्रुप समझे, आप जानते हो। अदरवाइज पढ़ तो सकते हो, बट साइक्लिक ग्रुप पढ़ सकते हो, बट साइक्लिक ग्रुप से उतना अच्छा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, तो एज इट इज़ मैं इसको साइक्लिक सब ग्रुप में इंक्लूड कर दिया और उसका रिलेटेड थ्योरम। तो ये देखने में तो 3-4 टॉपिक लग रहा है, इनमें से इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप काफ़ी छोटा है, बाकी टॉपिक थोड़ा बड़ा है सर। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे रिलेटेड थ्योरम्स आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आगे लेकर के चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पैशंस रखते हुए अब चीज़ों को काम कीजिएगा अकॉर्डिंगली, और धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। ठीक है, A to Z आपको चीज़ें कवर कराया जाएगा, उसका आप चिंता मत करो। इतना जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, बस मोर देन सफिशिएंट है, और किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं। यूनिट 2 में अगर सिलेबस में देखोगे तो एक और टॉपिक बच जाता है, दैट इज़ आपका एक सब ग्रुप जनरेट कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ एन सबसेट, और कम्यूटेटर क्या होता है ना। तो वो पार्ट अगेन मैं नॉर्मल सब ग्रुप के बाद पढ़ाता हूँ, तो मैं यूनिट 3 में वो पार्ट कवर करूँगा, है ना। यूनिट 3 इसके रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है। नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, और आपका कुछ ही होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, कुछ ही टॉपिक्स है, तो उसके साथ वो वाले पार्ट को कवर किया जाएगा, कम्यूटेटर वाले चीज़ को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज लगभग मान लीजिए यूनिट 1 में हमें 5 लेक्चर लग गया, 4 to 5 लेक्चर्स। तो यहाँ पे भी उम्मीद करो आप 4 to 5 लेक्चर्स तो लगेगा यूनिट 2 में भी, है ना। तो 4 लेक्चर्स तक मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा, कैसे भी करके देखते हैं कंप्लीट कर पाते कि नहीं कर पाते। तो आज मेरा टारगेट तो है कि मैं यहाँ तक कंप्लीट कर दूँ, और फिर रिमेनिंग 3 यूनिट अगर यहाँ तक आज कंप्लीट कर देते तो 3 लेक्चर में ये तो इजीली आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, बट लगता नहीं कहाँ तक हो पाएगा, देखते हैं। यहाँ पे जहाँ तक भी हुआ होने देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? एटलीस्ट यहाँ तक तो ज़रूर करना ही होगा, अदरवाइज तो 4 लेक्चर में चीज़ें कवर होगा ही नहीं। यहाँ तक तो करना ही होगा, बट सुटेबल ऑप्शन जो है वो यहाँ तक कवर कर लेने से बेहतर है। ठीक है, तो ये अगले लेक्चर में ये ख़त्म हो गई, ये स्टार्ट हो जाएगा कोसेट्स वगैरह। ठीक है, चलिए देखते हैं अकॉर्डिंगली क्या होता है क्या नहीं होता है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप आप पढ़ के आए हो, तो ग्रुप बेसिकली एक सेट होता है, उस सेट में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। अगर वो फाइनाइट है तो ऑर्डर भी फाइनाइट होता है, अगर सेट आपका इनफाइनाइट है तो ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ आप ऑलरेडी जान के आए हो, है ना। बट अभी हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप नहीं पढ़ने वाले, अभी हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ने वाले। ठीक है, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एक एक एलिमेंट्स का ऑर्डर को स्टडी करने वाले। क्लियर? तो मैं डिटेल थियोरी को और लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मेरे को लिखने का ज़रूरत है मैं लिख के दूंगा, अदरवाइज मैं डिक्टेट करके काम कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे को लिखने में फिर रिकॉर्ड करने में काफ़ी समय चला जाता है यार। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिक्टेट करूँगा आपके लिए, तो ज़रूर आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, सुन सक करके। जैसे आप क्लास में करते हो एज इट इज़ चलेगा चीज़ें, तो आप अच्छे से कर सकते हो बाकायदा, तो चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्त, चलिए
अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग लगाएंगे ऑर्डर स्लैश पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। इसको ऑर्डर या फिर पीरियड भी बोल सकते हो आप, ऑर्डर स्लैश पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। ठीक है, इन ए ग्रुप। लिखा देता हूँ पहले डेफिनेशन, लिख लीजिए। लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि अगर जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो उसमें होगा ही होगा। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट, कॉमा, the operation being denoted multiplicatively, the operation being denoted multiplicatively। अगर एडिशन होता है तो क्या होगा मैं बता दूंगा अकॉर्डिंग। the operation being denoted multiplicatively, ठीक है, the operation being denoted multiplicatively। स्टॉप देके लिखो, स्टॉप देके पैराग्राफ डाल के लिखो। for a given element a belongs to g, for a given element a belongs to g, for a given element a belongs to g, comma, if there exists a positive integer n, if there exists a positive integer n such that a to the power n equals to e, if there exists a positive integer n such that a to the power n is equal to e, then the least such positive integer n, then least such positive integer n is called the order of the element a, is called the order of the element a, is called the order of the element a, and it is represented by o bracket में a, and it is represented by o bracket में a। क्लियर? नीचे लिखो पैराग्राफ देके। Thus order of a equals to n, thus order of a equals to n implies an implied n is the least positive integer, n is the least positive integer such that a to the power n is equal to e, n is the least positive integer such that a to the power n is equal to e, a to the power n equals to e such that a to the power n equals to e। नीचे लिखो, if a to the power n not equals to e, if a to the power n not equals to e for any positive integer n, for any positive integer n, then the element a is said to be of infinite order, then the element a is said to be of infinite order or said to be of zero order, or said to be of zero order, or said to be of zero order। फिर एक नोट दीजिएगा, मैं 1 मिनट लिखा देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़। फिर एक नोट दीजिएगा, नोट में लिख देना, इफ द ऑपरेशन इन जी इज डिनोटेड एडिटिवली, इफ द ऑपरेशन इन जी इज डिनोटेड एडिटिवली, then order of a is equal to n implies an implied n is the least positive integer such that n into a is equal to e, such that n into a equals to e। इक्वल्स टू ई, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ई 1 होता है और एडिशन के लिए ई 0 होता है। ये चीज आप जानते हो ऑलरेडी। क्लियर है? सही बात है, ठीक है। तो ये रहा आपका नोट नंबर 1, ये गया आपका नोट नंबर 1। अभी आप नोट नंबर 2 लिख दीजिएगा, नोट नंबर 2 लिख दीजिएगा। चलो वो मैं बाद में लिखाता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो देखो, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अभी किसी भी ग्रुप में
किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट को खुद के साथ आप कितना बार ऑपरेट करोगे, करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कोई एलिमेंट है जी पे, ठीक है, जहां पे मैं कोई भी जनरल ऑपरेशन लेके समझा रहा हूं। मान लो वो ए को मैंने ए के साथ 3 बार ऑपरेट किया, करने के बाद मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर क्या बोल दूंगा, ए का ऑर्डर होगा 3। समझ में आ रहा है? अभी मान लो अगर ए को n टाइम्स लेना पड़ा, ऑपरेट करना पड़ा अंडर द गिवन ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के अंडर पे जी ग्रुप हुआ है उसी ऑपरेशन का बात चलेगा। ठीक है, तब जाकर के मैं ए का ऑर्डर क्या बोल दूंगा, n बोल दूंगा। क्लियर, समझ ही रहे हो आप, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बोल देता हूं तो यही a इंटू ए, अरे 3 क्या लिखा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बोल देता हूँ ऑपरेशन, तो स्टार की जगह पे इंटू आ जाएगा, तो a टू दी पावर n इज इक्वल टू e आ गया। अगर मैं ऑपरेशन को प्लस बोल देता हूँ तो a प्लस ए अप टू n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, n इंटू ए हो जाएगा, इक्वल्स टू e हो जाएगा। समझ हो ना मेरी बात? तो कहानी बड़ा सिंपल है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं है, है ना? इस चीज को आप समझ के रखो, क्योंकि ये जनरेटर में बहुत ज्यादा आपको काम आएगा, है ना? सब ग्रुप में काम तो आएगा ही आएगा, है ना? और जनरेटर जो आके मिलेगा साइक्लिक ग्रुप में, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। हाँ, क्लियर है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो लीस्ट पॉजिटिव। अभी ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई कि ए को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया, फिर 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद भी मेरे पास अगेन आंसर 1 आता है, ऐसे भी तो हो सकता है। क्लियर है क्या? तो अगर ऐसे हो रहा है तो चीजें कैसे होगा, जैसे मान लो अगर आपका सेट में कोई भी एक एलिमेंट है -1, तो -1 को अगर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। बट अगर -1 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई किया तो -1 अगेन 1 आएगा आंसर। ठीक है ना? तो -1 का ऑर्डर मैं 2 बोलूंगा, 4 बोलूंगा, 6 बोलूंगा, क्या बोलूंगा? इसीलिए आपको बोला गया था कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा n। ठीक है, सच दैट a टू दी पावर n, मतलब समझ ही रहे हो a स्टार a अप टू n टाइम्स, है ना? या फिर n इंटू a, इसका मतलब भी समझ रहे हो a स्टार a अप टू n टाइम्स। बस यहाँ पे स्टार की जगह पे प्लस आ गया, यहाँ पे स्टार की जगह पे इंटू आ गया। क्लियर है क्या? तो ऑर्डर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है? अच्छा, अभी अगर मैं बोलूं कि a जो है ना, यहाँ पे आपने ये मेंशन नहीं किए सर कि ए अगर खुद आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है तो क्या होगा। खुद आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हो जाता है तो क्या होगा, e टू द पावर 1 इज ऑलवेज e, है ना? तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के पावर में 1 रखने से ही आंसर घूम के सेम आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर क्यों सर, एडिशन अगर ऑपरेशन होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 होता है, तो 0 के पावर में 2 रखेंगे तो भी तो 0 आएगा। अरे भाई इसीलिए तो लीस्ट का कंसेप्ट आपको बोला गया है कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो सबसे पहले बार रखने के बाद, मतलब उतना नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करने के बाद आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए, ज्यादा बोलने से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार। ठीक है, समझ में आया ना? तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का आप ऑर्डर, एक सेट में, एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अभी अगर उसका ऑर्डर आप पूछ रहे हो तो उसका ऑर्डर तो हमेशा 1 ही होगा ना दोस्त, उसका ऑर्डर तो 1 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, उसका ऑर्डर तो 1 ही होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बट अगर मैं किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का बात करूं तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, जितना नंबर ऑफ टाइम्स उस एलिमेंट को खुद के साथ ऑपरेट करने से अंडर द गिवन ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के अंडर पे वो सेट ग्रुप हुआ है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। बात समझ रहे हो ना? तो अगर वो मल्टीप्लीकेशन है तो a इंटू ए अप टू जितना नंबर ऑफ टाइम्स करने के बाद वो आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 1 के इक्वल आता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होता है, वो हो जाएगा, वो n हो जाएगा। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n जो होगा वही हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट a। और अगर एडिशन होता है तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशन चेंज होगा, बस स्टार की जगह पे प्लस आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो ये है आपका थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का। बस क्लियर है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को बहुत अच्छे से। क्लियर है? तो एक और नोट जो नोट नंबर 2 में लिखाने वाला था उसको आप लिख दीजिएगा, बड़ा आसान है, उसमें खास कुछ नहीं है, आप लिख दीजिए इन एवरी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट विद ऑर्डर 1। ठीक है ना? इन एवरी ग्रुप द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट विथ ऑर्डर 1।
द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट विथ ऑर्डर 1। क्लियर? चलो अभी कुछ एक आध एग्जाम्पल्स आपको दिखा देते हैं, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स देखने के बाद ऑर्डर निकालना और आपका क्लियर हो जाएगा, समझ हो ना? चलो तो कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल्स हो जाएगा मामला और क्लियर हो जाएगा, समझ हो ना? चलिए तो पहला एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे क्या है? ग्रुप है, आप जानते हो। क्लियर है? चलो फिर मान लो मैंने बोल दिया, हाँ मान लो मैंने बोल दिया एक और सेट U15 यूनिट्स मॉड्यूल। आप जानते हो ये क्या है? अंडर या फिर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15, ठीक है? ये भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना? फिर मान लो Z10 ले लिया विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 10, ठीक है? फिर मान लीजिए एक और ले लिया सिर्फ Z को ले लिया विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, ठीक है? तो ये सारे के सारे ग्रुप होते हैं, है ना? अभी इनमें आपको ये ढूंढना है कि भाई ये बताओ कि ऑर्डर क्या है हर एक एलिमेंट का, ठीक है? ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है ये बताओ, ठीक है? तो पहले जितना थियोरी लिखा है था वो कॉपी में हो जाना चाहिए, फिर 2 नोट लिखा है, उसके बाद एक्सप्लेन भी किया प्रॉपरली, एंड देन ये एग्जांपल्स आने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं ऑर्डर निकालने के बारे में सोचूं, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा वो तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है? आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 ही होता है ना। क्लियर है? अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ -1, तो -1 के पावर में सबसे छोटा कौन सा इंटीजर रखने के बाद आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। क्यों मैं -1 के पावर में डायरेक्टली बोल रहा हूं? क्यों मैं -1 को बार बार ऑपरेट करने के बारे में नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता है कि यहां पे ऑपरेशन कौन है? मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A अप टू n टाइम्स इक्वल टू E। जनरल फॉर्मेट जो है वो क्या है? जनरल फॉर्मेट तो जनरल कंसेप्ट, अगर ऑपरेशन को चेंज करके दिया जाता है तो जनरल कंसेप्ट तो यही होगा ना, अप टू n टाइम्स इज इक्वल टू E, ठीक है? यहां पे जो m निकल करके, यहां से जो लीस्ट पॉजिटिव n निकल करके आएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकल करके आएगा, वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ A, वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ E। ये तो अपना बेसिक डेफिनेशन है, बट यहां पे मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा हूं a टू द पावर n इज इक्वल टू E, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो वही आएगा, a इंटू अप टू n टाइम्स a टू द पावर n इक्वल टू E ही आएगा। तो -1 के पावर में कौन सा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखूं ताकि आंसर E के इक्वल आए, ठीक है? तो -1 के पावर में क्या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखोगे? 1 रखने से तो आंसर -1 आ जाएगा। ऑब्वियसली 2 रखोगे तो ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, सिंस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना? a टू द पावर n इज इक्वल टू E आ गया, तो a का जो ऑर्डर हुआ वो कौन होगा? n होगा, दैट इज 2। अभी आप बोलोगे सर -1 पावर 4 भी तो 1 होता है। होता है, कौन मना कर रहा है? बट ऑर्डर को हम लोग क्या काउंट करते हैं? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर काउंट करते हैं। क्लियर? सिमिलरली आप ऑर्डर ऑफ आयोटा बता दीजिएगा। आयोटा कितना हो जाएगा ऑर्डर? आयोटा के पावर में लीस्ट कितना रखोगे? 1 रखोगे तो आयोटा आएगा, 2 रखोगे -1 आएगा, 3 रखोगे माइनस आयोटा आएगा, 4 रखोगे 1 आएगा, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सिंस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है? और माइनस आयोटा का ऑर्डर भी मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा दोस्त? माइनस आयोटा का ऑर्डर भी मेरे ख्याल से 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस आयोटा पावर 4 भी 1 होता है। उससे पहले माइनस आयोटा पावर 1, माइनस आयोटा पावर 2, माइनस आयोटा पावर 3 कोई भी 1 के इक्वल नहीं होता है। और क्यों 1 के इक्वल होना जरूरी है? बिकॉज 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। U15 कौन है जानते हो क्या? यूनिट्स मॉड्यूलो क्या था कि इस सेट में जो भी आएगा वो 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, n से छोटा होगा, मतलब 15 से छोटा होगा। जो भी आएगा वो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होना पड़ेगा। याद कर यूनिट्स मॉड्यूलो पढ़ाया गया था।
तो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 के साथ 15 का रिलेटिवली प्राइम है, HCF 1 है, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं हो पाएगा, 10 नहीं हो पाएगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं हो पाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 15 तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके पास 8 एलिमेंट्स दिख गया इस सेट में। ठीक है, और ऑपरेशन आपका कौन है, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 15। अभी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसके रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन है, इसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 1 होता है, आप जानते हो, है ना। मतलब अभी क्या करना होगा कि 1 को कितना बार ऑपरेट करेंगे अंडर द गिवन ऑपरेशन सच दैट आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो 1 को मैं कितना बार करूंगा ऑपरेट, सोच के देख लो भाई, है ना। ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज, बताओ, फिर ऑर्डर ऑफ 2 भी हम लोग निकालने वाले, निकाल देते एक आध क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में और नहीं करने वाला। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ 7, फिर ऑर्डर ऑफ 8, फिर ऑर्डर ऑफ 11, फिर 13, फिर 14। ठीक है, चलो बताओ 1 का ऑर्डर क्या होगा, मतलब 1 को कितना बार मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के अंडर पे ऑपरेट करूं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 के अंदर में, सच दैट आंसर जो आए वो क्या आए, 1 के इक्वल आए। ठीक है, चलो, तो मैं अगर बोलूं, और वो भी लीस्ट होना चाहिए, तो ट्राई करोगे, एक बार लेकर के देखो, है ना, एटलीस्ट आपको 2 बार तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर 1 तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ही होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो इसका ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है खुद। ठीक है ना, तो सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना, तो 1 को अगर आप 2 बार लोगे तो ही 1 × 1/15 जब होगा रिमाइंडर 1 ही आएगा, 3 बार लोगे तो भी चलेगा, बट लीस्ट आपको पूछा है तो 1 ही दोगे आप आंसर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2, 2 से क्या स्टार्ट करोगे, 2 को तो और एक बार लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 को अगर एक बार लोगे तो 2 को अगर 15 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो 2 को एक बार लेने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो 2 को हम कम से कम 3 बार लेकर के देखते हैं, 2 बार लेके देखते हैं, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, मतलब हमें 2 बार लेने से भी काम नहीं हुआ, तो क्या लेना पड़ेगा, 3 बार लेके देखते हैं। अभी जब 3 बार लेने जाते हैं ना तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं जानते हो क्या, मैं सिखा के दूं आपको। खैर यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट वो करते कैसे मैं आपको बता सकता हूँ। वो करते ना 2 × 2 × 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, तो बोलते 4 × 2 8 होगा, 8 को 15 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है आंसर, पहले तो इन दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर इसके साथ इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, समझ में ये बात। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो 2 × 2, 4 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, और अगेन उस 4 को 2 के साथ अगर ऑपरेट करोगे तो आंसर इस बार को 8 ही आएगा, बट आपको कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, तो फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 बार लेने से भी फायदा नहीं हुआ, एक और बार लेना पड़ेगा, शायद 4 बार। तो 4 बार अगर आप वापस लेकर के चले जाओगे तो यहां तक तो आंसर कितना आ गया था, 8 आ गया था, है ना। तो 8 × 2 अगर कर देते हैं, हो गया काम। 8 × 2 कितना हो जाए, 16। 16 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो तो रिमाइंडर ही कैलकुलेट करता है ना, व्हेन a × b इज डिवाइडेड बाय r द रिमाइंडर विल बी द आंसर। ठीक है, ये ऑपरेशन को आप बहुत अच्छे से बकायदा पहचानते हो आप अच्छे से। ठीक है, तो 8 × 2 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ गया। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो, तो है ना, तो एक एक करके करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि 2 to the power 4 तो 16 ही होता है सर, तो क्या दिक्कत था, ये सब बोलने का क्या जरूरत था, हम लोग डायरेक्ट ही कर देते मजे मजे में, कितना टाइम लगेगा 2-2 करके। बट आगे मैं एग्जांपल दिखा दूंगा जहाँ पे अगर डायरेक्टली कर लोगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना होता है यार, सही बात है ना। ये आपको किसने बोल दिया, ठीक है, कि a × b × c × d, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो b मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो c मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो d अगर दिया हुआ है तो 2-2 करके सॉल्व ना करके आप डायरेक्टली ABCD को 15 से डिवाइड कर दोगे, ये तो गलत बात है ना। क्लियर है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 4 आ जाएगा। क्यों 4 आएगा दोस्त, क्यों 4 आएगा, इसका रीजन कौन देगा, क्यों 4 आएगा यहाँ पे। 4 इसीलिए आएगा क्योंकि वो लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास कितना मिल रहा है,
4 मिल रहा है हमें। ठीक है, इसको 4 बार ऑपरेट करने के बाद आंसर जाके 1 आ रहा है, उससे पहले आंसर 1 नहीं मिल रहा है। आगे चेक करते हैं 4 को कैसे चेक करोगे। 4 को अगर आप एक बार करोगे है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसको तो 2 बार करने से ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर तो 2 ही हो गया। सही बात है। 7 को ले लो। 7 को अगर लोगे तो कैसे काम चलेगा, देखो 7 को अगर 2 बार लेंगे तब तो ये आ जाएगा 49 बाई 15, तो रिमाइंडर मेरे ख्याल से 4 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक और बार लेके चलते हैं। ठीक है, तो 49 to 7 कितना हो जाएगा, ये तो कैलकुलेशन बड़ा होना स्टार्ट हो गया, मेरा सर दर्द आना है। तो ये आ जाएगा 49 into 7 हो जाएगा आपका 343। इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा, इसको अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो भाई ये तो सरदर्द हो गया। रिमाइंडर 3 आएगा मेरे ख्याल से, 3 आएगा कि 13 आएगा, भगवान जाने, 13 ही आएगा शायद, है ना। 320 22 15 into 20 तो 330 होता है, तो ये 13 आएगा रिमाइंडर। अभी तो मसला हो गया ना। ठीक है, तो इसको एक और बार लेकर के देखो। एक और बार अगर अपन लेंगे तो 343 into 7, ये तो मेरे से नहीं होगा बिना कैलकुलेटर का। ठीक है, चलिए 343 into 7 2401 है ना। तो 2401 2400 क्या 15 से डिविजिबल है, देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल 160 है ना। तो आ गया, 4 बार लेने से आ गया, 4 बार लेने से आ गया। समझ रहे हो आप, अभी मामला आप पूरा समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 4 बार लेना पड़ रहा है तो वो n का लीस्ट वैल्यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 बार लेने से ही आएगा, 4 बार के बाद 8 बार लेने से भी आ सकता है, बट बार बार बोल रहा हूँ n का वैल्यू लीस्ट होता है, इसीलिए हम 4 पे ही आंसर कमेंट कर देते हैं। सिमिलरली 8 11 13 14 का आप निकालिएगा यार। ठीक है, ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लेकर के निकालिएगा। सही बात है, क्लियर है। चलो, तो बस वही चीज है और क्या, समझ मेरी बात। चलो, तो ये हो गया है ना, ये आधा हो गया, आधा आपका होमवर्क रह गया। 4 एलिमेंट के लिए होमवर्क रह गया, ये पूरा होमवर्क है, क्योंकि Z10 आप जानते हो कौन है, 0 से लेकर के 9 तक होगा। ठीक है, तो सबका एलिमेंट ऑर्डर ना निकालने से भी होगा। एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछेगा, पूछने से Z3 Z4 Z5 या फिर U15 तक तो नहीं जाएगा, U7 U6 तक रह जाएगा। समझ लो ना, नहीं तो इतना एक क्वेश्चन करने में आपको 15-20 मिनट निकल जाएगा, फिर तो हो गया काम। सही है, तो ये भी आप खुद से कर लीजिएगा, आराम से आप इजीली कर सकते हो, है ना। एडिशन मॉड्यूलर मतलब क्या कि कौन सा एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए आपने मेरे को बोले सर इस सेट में 4 तो आएगा, तो 4 का एडिशन मॉड्यूलो क्या, मतलब 4 का ऑर्डर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 4 को कितना बार इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करने से आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0 के बराबर आएगा। तो अभी अगर मैं 2 बार लेता हूं तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 ही आ जाएगा। अगर मैं 3 बार लेता हूं तो आ जाएगा 12 को 10 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अगर मैं 4 बार लेता हूं तो आ जाएगा 16। अगर मैं 5 बार लेता हूं तो 20 आ जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 जो होगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का ऑर्डर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जैक्टली आपको करना है, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जैक्टली करना है। सही बात है, बट सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है ना, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर जो है ये कंफर्म है कि ग्रुप का ऑर्डर से तो हमेशा छोटा ही होगा या फिर उसके इक्वल होगा, उसको एक्सीड नहीं कर पाएगा कभी। ये थ्योरम अभी हम लोग देखने वाले हैं, आप चिंता मत करो, इसको प्रूव भी करेंगे। बट जो भी ऑर्डर, जैसे ये सेट था, इस सेट का ऑर्डर कितना था, 8 था, तो इनमें से 8 एलिमेंट में से किसी का भी ऑर्डर 8 को क्रॉस नहीं करेगा, मैक्सिमम 8 होगा। ठीक है, या फिर 8 से छोटा होगा। समझ हो ना, 8 को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको अभी हम स्टडी भी करने वाले। क्लियर है। और आखिरी वाला एग्जांपल देख लीजिए फटाफट, क्या है उसमें, खास कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें क्या होगा आप देख लीजिए थोड़ा, है ना, z विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है ना, z विथ रिस्पेक्ट टू प्लस दिया गया है, तो z विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं प्लस का बात करूं तो यहां पे क्या होगा, खुद सोचो आप कि z विथ रिस्पेक्ट टू प्लस अगर दिया गया है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस है ना। तो अगर मैं 0 का बात करूं ऑर्डर, तो 0 का ऑर्डर तो 0 ही होगा, है ना। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है प्लस के रेस्पेक्ट में, तो 0 का ऑर्डर तो 0 ही आएगा। सॉरी, 0 का ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है।
और उसके अलावा अगर मैं मान लो 3 पकड़ लेता हूँ, तो 3 को कितना बार ऐड करूंगा ताकि आंसर 0 आएगा, है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कोई नहीं जानता है कि 3 को कितना बार ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि 3 को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करने से। मैं तो बोल रहा हूं कि 0 के अलावा इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0। तो 0 के अलावा बाकी किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ लो, बाकी नॉन जीरो कोई भी इंटीजर को आप पकड़ लो। क्या नॉन जीरो किसी भी इंटीजर को मल्टीपल टाइम्स इस ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करने से, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ऐड करने से, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है, तो ऐड करने से क्या आंसर 0 आ सकता है? इम्पॉसिबल है। कैसे 0 आ सकता है? किसी भी नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीपल टाइम्स उसी इंटीजर को ऐड करने से कैसे आंसर 0 आएगा? कभी आएगा ही नहीं ना। मतलब ऐसा कोई n आपको मिलेगा ही नहीं सच दैट a अप टू n टाइम्स इक्वल टू e। तो बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? 0 ऑर्डर बोलेंगे या इनफाइनाइट ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? मैंने लिखा के भी दिया था आपको कि अगर ऐसा कोई n आपको मिलता ही नहीं है सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू e, देन आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा, या फिर 0 ऑर्डर आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो इस सेट में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, 0 के अलावा बाकी जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, दैट इज नॉन जीरो इंटीजर्स है, उन सब का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, दैट इज 0 ऑर्डर होगा, उनका ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये भी मैंने सॉल्यूशन आपको लगभग बता दिया। क्लियर है? अभी बस लिखने का बारी आपका है, आप अच्छे से चीजों को लिख लीजिएगा समराइज करके। चलिए, तो ये हमारा ऑर्डर का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट खत्म हुआ, है ना। अभी मैं वो थियरम आपको बता देता हूं जिस थियरम के बारे में मैं बोल रहा था। तो लिख लीजिए वो थियरम, पहले मैं लिखा दूंगा, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। क्लियर? लिखिएगा, लिखिए, थियरम डालिए। ऑर्डर के अंडर पे हम लोग एक थियरम कर लेते हैं, ठीक है। एक और थियरम कराऊंगा, बट उसको जस्टिफाई करके छोड़ दूंगा, वो ऑब्वियस रिजल्ट है, ठीक है। तो एक ही थियरम आप मान चलिए, अगर आता है ऑर्डर के अंडर पे कोई भी थियरम तो यही आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लिखिएगा, ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ every element of a finite group is finite. The order of every element of a finite group is finite, and it is less than or equal to the order of the group, and it is less than or equal to the order of the group, and it is less than or equal to the order of the group, and it is less than or equal to the order of the group, and it is less than or equal to the order of the group, and it is less than or equal to the order of the group. क्लियर? चलो, लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। प्रूफ लिख लो, प्रूफ लिख लो इसका, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रूफ लिख लो, लिखो, लेट G be a finite group, let G be a finite group and A belongs to G be any element. Let G be a finite group and A belongs to G be any element. Therefore, by closure property, A comma A square, A comma A square comma A cube comma A raised to power 4 dot dot are all elements of G, and G is finite, and G is finite, and G is finite, and G is finite ना लिख के लिख दो, and as G is finite, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप क्वेश्चन में बोल के दिया है थ्योरम का स्टेटमेंट में, and as G is finite, so all the elements in the above sequence, cannot be distinct, and therefore we must have A raised to power R is equal to A raised to power S. We must have A power R equals to A power S. A power R is equal to A power S. नीचे लिखो, for some positive integers
for some positive integers r and s such that r is greater than s, such that r is greater than s, r is greater than s. Therefore a पावर r को मैंने a पावर माइनस s से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, a पावर s और उसी का इन्वर्स, ये तो वही है ना, a पावर s और a पावर s का ही इन्वर्स. तो एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई अगर कर दिया, अभी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट तो इसी सेट का एलिमेंट है ना, इसी सीक्वेंस का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होकर के एक और एलिमेंट आएगा मान लीजिए, और वो इसी फॉर्मेट में होगा, a पावर समथिंग के फॉर्मेट में ही होगा, तो इसको a पावर k बोल दिया, ठीक है. और यहाँ पे एक एलिमेंट उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई होके तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप तो है, तो ग्रुप अगर है तो सारे एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा. तो एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेशन को आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही कंसीडर कर रहे हो, अदरवाइज आप a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4 थोड़ी ना लिखते. क्लियर है, तो आप मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करके इसको प्रूव कर रहे हो, ठीक है ना. समझ में आया. हाँ, थियरम में बोल के नहीं दिया, बट आप खुद से मल्टीप्लिकेशन इसको कंसीडर किया. अगर मल्टीप्लिकेशन कंसीडर नहीं कर रहे हो, जनरली लिखना होता तो वही a स्टार a, a स्टार a स्टार a, a स्टार a स्टार a स्टार a, है ना, ऐसे 3 बार 4 बार लिखना पड़ता, वही थोड़ा सा लेंदी हो जाता, और कुछ नहीं. क्लियर है क्या. चलो, समझ में आ रहा है. where a is a positive integer, where a is a positive integer and e is the identity element, and e is the identity element, and e is the identity element, ठीक है. therefore order of a is finite, order of a is finite and it is less than or equal to k, and it is less than or equal to k, ठीक है. अभी क्या कंसीडर करेंगे देखो, फिर हम समझा रहे कि क्यों कंसीडर किए, क्यों किए, कैसे किए, बता रहे. अगेन, लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m सो दैट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर satisfying a power m equals to e, satisfying a power m is equals to e. Therefore a square a cube dot a power m minus 1 are all distinct elements of G, are all distinct elements of G. Therefore order of G is greater than equal to m, order of G is greater than equal to m, implies m is less than equal to order of G, implies order of A is less than equal to order of G. Therefore order of every element, conclusion दे दो, therefore order of every element of G is finite and it is less than or equal to the order of the group, and it is less than or equal to the order of the group, less than or equal to the order of the group. क्लियर, समझ में आया. अच्छा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रख करके सुनिएगा, बातों को आराम से मुद्दा क्लियर हो जाएगा. ध्यान से देखिएगा. मैंने क्या बोला कि मेरे को ये प्रूफ करना था कि एक फाइनाइट ग्रुप में, वो ग्रुप है मतलब सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है ऑलरेडी. एक फाइनाइट ग्रुप में अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर का बात कर रहा हूं तो उस एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी उस ग्रुप का ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर पाएगा. दैट इज, या तो उस ग्रुप का ऑर्डर का इक्वल होगा या फिर उस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर. तो मैं सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया, जी को एक ग्रुप मान ली हमने, ठीक है. जी एक ग्रुप हो गया हमारा और ए कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया. सही बात है, जी एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया और ए कोई भी एलिमेंट हो गया. ठीक बात है. तो अगर ए कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि
ए को अगर, क्योंकि जी तो ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो ए को अगर ए के साथ ऑपरेट किया 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 ये सब मिलेगा, और ये सब किसका एलिमेंट होगा? जी का ही एलिमेंट होगा, होना ही पड़ेगा, ये सारे के सारे किसका एलिमेंट होगा? जी का ही एलिमेंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ए स्टार ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 बार मल्टीप्लाई करो, ये सारे के सारे जी का ही एलिमेंट होगा, ये आप बोल सकते हो। क्लियर है? चलो, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियरली ऑब्जर्व करता हूं, इस लाइन में भी ना बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, वो समझ ही नहीं पाते। मैं आपको एक और बार क्लियर करके बता देता हूं। जैसे मान लो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर मैं ए जी पे बिलोंग कर रहा है, तो ए के ऊपर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी अगर लगाया तो क्या होगा? ए स्टार ए बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार ए क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी जी पे आ गया, ठीक है। तो अभी मान लो अभी मेरे पास जी पे मेरे को क्या क्या मिल गया? ए मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। तो अभी ए और ए स्क्वायर के बीच में अगर वापस क्लोजर लगा दिया तो ए स्टार ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी, तो इस तरीके से ए क्यूब भी आ गया। सिमिलर प्रोसेस में ए पावर 4 ए पावर 5 ये सब भी आ जाएगा, सारे के सारे जी का एलिमेंट होगा। बट एज जी फाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट तो है नहीं कि ये अंत तक चलता जाएगा ये सीक्वेंस, ये तो फाइनाइट सीक्वेंस, जी तो फाइनाइट है ना, तो ये सीक्वेंस को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस चलता जा रहा है, ये कभी ना कभी तो रिपीटेशन स्टार्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है ना? ये प्रोसेस कभी ना कभी तो रिपीटेशन देगा ही देगा, आप खुद ही सोच पा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज a इंटू ए क्यूब करके ए टू द पावर 4 मिल रहे हो, आगे जाकर के कभी ना कभी a इंटू समथिंग ए टू द पावर समथिंग करके वापस ए टू द पावर में जो चीज आएगा वो तो 3 नहीं होगा ऑब्वियसली, बट उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, जैसे आप 4th रूट ऑफ यूनिटी वगैरह सेट में देखते हो ना यार, कि -1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, अगेन जाकर के -1 टू द पावर 4 भी 1 होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो रिपीटेशन तो होना ही होना है। तो अगर रिपीटेशन होना है तो इस सीक्वेंस में कोई ना कोई 2 एलिमेंट तो जरूर इक्वल होगा। दैट्स वाई हमने ए पावर आर और ए पावर एस को इक्वल माना, क्योंकि इस सीक्वेंस का कोई भी 2 एलिमेंट को अगर आर्बिट्ररीली रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप ऐसे ही करोगे, ए पावर आर और ए पावर एस, तो इन दोनों को इक्वल मान लिया, ठीक है। जहां पे ऑब्वियसली एक दूसरे से बड़ा तो होना ही पड़ेगा, आर इज ग्रेटर देन एस मान लिया, ठीक है। एक दूसरे से बड़ा तो होगा ही ना, कैसे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 है, a इंटू ए स्क्वायर 3 के ए क्यूब कोई वैल्यू दे रहा है, तो आगे जाकर के a इंटू ए टू द पावर समथिंग जो होगा वो 3 से बड़ा ही होगा, वो मल्टीप्लाई होके भी ए क्यूब का जो वैल्यू है उसके इक्वल ही आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो, तो अभी हमने क्या किया? a पावर माइनस एस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि a पावर s अगर यहां पे बिलोंग कर रहा है तो a पावर s माइनस एस भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो a पावर माइनस एस क्या है? a पावर s का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो अगर एक एलिमेंट उस सेट में है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो सेट जो है वो है क्या? एक ग्रुप ही है, तो ग्रुप में तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही ना सारे एलिमेंट्स का। तो a पावर माइनस एस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनवर्स प्रॉपर्टी से आपने इसको आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दिया, और क्लोजर अप्लाई करके इन दोनों का मदद से आपने a पावर k लिख दिया, ठीक है। ए पावर आपने क्या लिख दिया? के लिख दिया, सच दैट आप ये भी बोल सकते हो कि के इज इक्वल टू आर माइनस एस है, और आर एस से आपने बड़ा माने थे तो के जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो के आपका पॉजिटिव आ गया, ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, नीचे आप लिख दीजिएगा ये, ठीक है। तो के आपको पॉजिटिव मिल गया, तो के अगर आपको पॉजिटिव मिल गया मतलब आपको क्या मिला कि भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर आ गया, के तो इंटीजर होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, क्योंकि आर एस ये सब के पावर में तो सारे के सारे इंटीजर ही आ रहा है ना, तो डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर भी इंटीजर ही होगा यार। तो ए पावर के ई के इक्वल अगर आ रहा है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ना, अरे भाई ऑर्डर ऑफ ए तो अभी के मेरे को कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए में यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? के, बट मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को थोड़ी ना पता है कि ये के ही ए का ऑर्डर है, मेरे को इतना समझ आ गया कि मैक्सिमम अगर होना है तो के ही होगा, बट अगर के से छोटा होना है तो भी तो पॉसिबल है ना, के से छोटा भी हो सकता है। क्लियर है क्या? कि या तो के होगा या तो के से छोटा होगा, कि मेरे को तो नहीं पता ना कि ए टू द पावर ये जो के है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, क्या पता ये ए, जैसे आयोटा टू -1 टू द पावर 6 1 हो जाता है, क्या पता ये वैल्यू 6 हो रहा होगा, ठीक है। बट हमें इसको ऑर्डर बोलने के लिए तो इसको 2 बनाना होगा ना, तो ये लीस्ट है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता ना, दैट्स वाई मैंने ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू के लिखा। अगर इक्वल टू है तब तो ये लीस्ट होगा, बट अगर लेस देन है उसका मतलब ये लीस्ट नहीं है।
तो अगेन जाकर के हमने कंसीडर कर लिया कि चलो मान लेते कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो m है, जो कि लीस्ट है, अब की बार वो लीस्ट है। अब की बार अगर वो लीस्ट है इसका मतलब वो ए का ऑर्डर है। समझ में आया? अब की बार अगर वो लीस्ट है तो वो क्या होगा? ए का ऑर्डर होगा। तो अगर वो लीस्ट है तो आप समझना बात को, अगर वो लीस्ट है तो ई फिर ए, मतलब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहां पे जाके खत्म हो जाएगा? आप खुद ही सोचो ना, फाइनाइट ग्रुप है तो कहीं ना कहीं पे खत्म तो होना पड़ेगा, तो कहां पे खत्म होगा? अगर m को आप लीस्ट ऑर्डर बोल रहे हो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हो, दैट इज a का अगर ऑर्डर बोल रहे हो, तो e के बाद a आएगा, फिर a स्क्वायर आएगा, फिर a क्यूब आएगा, फिर a टू द पावर m-1 तक ये चलेगा। उसके बाद तो ये नहीं जा सकता। क्लियर है? उसके बाद ये कैसे चला जाएगा? उसके बाद तो ये जा ही नहीं पाएगा। क्लियर है क्या? समझ हो ना मेरी बात? ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो होगा ना, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा जी का। सही बात है? ये सारे के सारे आपका ग्रुप का डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा, क्योंकि अगला जो एलिमेंट आएगा उसके बाद a टू द पावर m, वो तो खुद किसके इक्वल हो जाएगा? e के इक्वल हो जाएगा। फिर a टू द पावर m+1 a के इक्वल होगा, फिर a टू द पावर m+2 a स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है? तो ग्रुप में एटलीस्ट अगर आप a का ऑर्डर m बोल रहे हो तो ग्रुप में एटलीस्ट m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू e। सही है? क्योंकि a टू द पावर a के पावर में m से छोटा अगर रखोगे तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएगा सारे के सारे। ठीक है? तो जब m रखोगे आगे जाकर के तब वापस e आ जाएगा। फिर m+1 रखोगे तो a के इक्वल आएगा, फिर m+2 रखोगे a स्क्वायर के इक्वल आएगा, फिर m+3 रखोगे a क्यूब के इक्वल आएगा। तो ये कहां तक चलेगा वो तो मेरे को नहीं पता, ये डॉट डॉट कहां तक चलेगा क्या पता है? ये a टू द पावर m+3 पे जाके खत्म हो रहा है। बट ये जहां तक भी चला, इस सेट में जितना भी एलिमेंट्स रहा, एटलीस्ट इतना डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि m आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि a की ऑर्डर है। ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ग्रुप में कितना एलिमेंट्स होगा मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट m एलिमेंट्स तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि a का ऑर्डर आपने m बोल दिए। ठीक है? तो एटलीस्ट m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m आप बोल सकते हो, और इसी जगह से प्रूफ हो जाता है कि m जो है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ a है, तो ऑर्डर ऑफ a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर है? सही है? ठीक है? तो इसी तरीके से अपन इस लॉजिक को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अभी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स इस चीज के ऊपर बेस करके और मैं लिखा देता हूं आपको नोट फॉर्म में, आप लिख लीजिएगा जरा। ठीक है? ठीक है? नोट नंबर 1 लिख दीजिएगा। नोट नंबर 1 लिख दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद इन एन इनफाइनाइट ग्रुप देयर मे बी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर मे बी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। देयर मे बी non-identity element of finite order। non-identity element of finite order बिल्कुल हो सकता है। ठीक है? अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 ही होगा, और नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट। अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा, ऐसे जरूरी थोड़ी ना है। एलिमेंट का ऑर्डर जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल के फॉर्म में दे देता हूँ, है ना? ये नोट आपको 1 मार्क का पूछा भी जा सकता है, एक एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है उसके अंडर पे। तो ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन अगर ले लेते, नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1। ठीक है? तो यहाँ पे -1 पे तो बिलोंग कर रहा है ना, तो -1 के पावर में अगर मैं 2 रख देता हूँ तब तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है? तो ये है क्या? ये तो है एक इनफाइनाइट ग्रुप, है ना? ये है क्या? ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है। और -1 क्या है? -1 एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? 1 है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो फाइनाइट ऑर्डर आ रहा है, और बिल्कुल ऐसा आ सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो लिख लो उसको। सही बात है, उसको लिख लो। ठीक है? नोट नंबर 1 गया। नोट नंबर 2 में आप ये लिख करके रख दो, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑलवेज सेम। ठीक है? ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए और उसका इनवर्स का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा गया है। समझो ना? मान लो ए कोई भी एक एलिमेंट है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है? ये सारे के सारे, अभी इनका इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, उनका ऑर्डर भी तो सेम ही होगा ना।
तो एटलीस्ट इस सेट में अगर एलिमेंट्स का बात करूं तो m ही तो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है क्या? तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। एक एलिमेंट और उसका इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो हमेशा सेम होगा। और नोट नंबर 3 में एक और रिजल्ट लिख दो, ये भी आपको पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, नोट नंबर 3 में आप एक और रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, लिख दीजिएगा, लेट G be a group, let G be a group and A belongs to G, and A belongs to G be an element of finite order m, then for any integer n, a to the power n is equal to e if and only if m is a divisor of n, ठीक है। इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो इजीली, है ना। G एक ग्रुप है और A G का कोई भी एक एलिमेंट है, तो A का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है, m है, ठीक है। और फॉर एनी इंटीजर n, a टू द पावर n इज इक्वल टू e जो होगा। तो ऑर्डर जो होगा, चाहे आप मान लो वही एग्जांपल ले लो ना, -1 स्क्वायर 1 आ रहा है और -1 पावर 4 भी 1 आ रहा है, -1 पावर 6 भी 1 आ रहा है। तो m अगर मैंने ऑर्डर को बोल दिया तो m तो 2 हो गया, ठीक है। और n अगर दूसरा कोई भी इंटीजर है सच दैट 4 6 8 ये सब हो जाएगा आपका n का वैल्यू, ठीक है। तो m ऑब्वियसली क्या होगा, n का एक डिवाइजर होगा, होना ही पड़ेगा, m n को डिवाइड करेगा, क्योंकि ऑर्डर जो होगा वो तो हमेशा लीस्ट होगा ना, तो वही तो बड़े वाले पावर्स को डिवाइड करेगा सच दैट a टू द पावर, क्योंकि a टू द पावर n इक्वल टू e, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे -1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1, इसको अगर सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू तो यहाँ पे कोई भी इवन इंटीजर आ सकता है, तो ये n तो यूनिक नहीं होगा, बट ऑर्डर तो यूनिक होगा, क्योंकि ऑर्डर तो लीस्ट होता है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। और n का वैल्यू जो n यहाँ पे बताया जा रहा है वो n ऑर्डर नहीं है, वो n बाकी पावर्स है, सच दैट -1 के पावर में रखने के बाद आंसर 1 आ रहा है, दैट इज आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो वो n 4 6 7 8 सारे इवन इंटीजर्स हो सकता है, तो ऑब्वियसली 2 उन सबको डिवाइड करेगा, दैट इज m जो होगा वो डिवाइजर्स ऑफ n होगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये होगा, और अगर ये होता है तो भी ये होगा। अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली m जो होगा वही a का ऑर्डर होगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि m अगर मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है जहां पे a का ऑर्डर m है और a टू द पावर n इक्वल टू e फॉर सम अदर इंटीजर्स n हो रहा है, तो m डेफिनेटली n का डिवाइजर होगा। और ऐसा अगर नहीं होता है, अगर डायरेक्टली बोल देता है कि m n का डिवाइजर है, तो भी समझ में आता है कि भाई डिवाइजर जो है वही लीस्ट होगा, तो a का ऑर्डर जो है वही m होगा। क्लियर है क्या? तो ये रिजल्ट भी आप लिख करके रखिएगा, ये भी कभी भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? तो अभी तक हमने जितना भी बातचीत किया उसके थ्रू हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप को पूरा अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। ऑर्डर वाले टॉपिक को पूरा हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया, ये हमारा सफिशिएंट पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा पूरा मामला क्लियर कर दी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट खत्म हुआ ये टॉपिक, ठीक है। आगे बात करते हैं सब ग्रुप के बारे में। किसके बारे में दोस्त? सब ग्रुप के बारे में। आगे बात करते हैं सब ग्रुप के बारे में। देखो सब ग्रुप में क्या बोला जाएगा, देखो सब ग्रुप में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन लिखिए पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्वेश्चन तो आना ही आना है यहां से। लिखो a non-empty subgroup, a non-empty subset H उसका सिंबल होता है, G ग्रुप का सिंबल होता है, H सब ग्रुप का सिंबल होता है, ये ऑर्डिनरी हम मानते हैं हमेशा, है ना, ऑब्वियस चीज है। a non-empty subset capital H of a group capital G is said to be a subgroup of G, is said to be a subgroup of G, is said to be a subgroup of G if H is itself a group, if H is itself a group under the same binary operation, as in G, restricted to the elements of H,
and we define it by H सबग्रुप G। ये उसका सिंबल होता है, हाँ ये उसका सबग्रुप का सिंबल होता है, लेस देन इक्वल टू टाइप आप बोल सकते हो, इसका सिंबल होता है। सही है, तो H को हम G का सबग्रुप का बोलेंगे जब H G का एक सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। एम्प्टी सबसेट होने से नहीं चलेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होना पड़ेगा। और G जिस ऑपरेशन के अंडर पे ग्रुप हुआ है उस सबसेट H को भी उसी ऑपरेशन के अंडर पे ग्रुप होना पड़ेगा, मतलब ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी ये इसका सबग्रुप हो पाएगा। क्लियर है? पहला कंडीशन, H को G का सबसेट होना पड़ेगा, एंड देन H जो सबसेट है उसी सबसेट को उसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर पे एक ग्रुप भी होना पड़ेगा, तभी मैं इसको सबग्रुप का नाम दे सकता हूं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। फॉर एनी ग्रुप G with identity element E, for any group G with identity element E, the two obvious subgroups are G and set containing identity element. Our two obvious subgroups are G and set containing identity elements called improper or trivial subgroups. Improper or trivial subgroups. And any other subgroup except these two, are called a proper subgroup. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। ठीक है, चलो नंबर 1 पे वही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसका सब ग्रुप निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सही बात है, क्लियर है। अच्छा, फिर एक और लिख लेता हूं एग्जांपल कि सर्कल ग्रुप आपको पढ़ाया गया था, तो यूनिट सर्कल वाला जो ग्रुप है वो सब ग्रुप होगा सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप कि z कॉमा प्लस जो होगा इज अ सब ग्रुप ऑफ q कॉमा प्लस एंड q कॉमा प्लस is a subgroup of r comma plus, that is set of reals। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं नंबर 4, वो मान लीजिए है z5 is not a subgroup of z6 with respect to एडिशन मॉड्यूलो 7। चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्लियर है। तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है और ये टॉपिक भी इतना सा ही है, बस सब ग्रुप का इंट्रोडक्शन है, देन थ्योरम्स हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बातों को, है ना, इजीली ग्रिप में लेके आ सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे खास करके। ठीक है, तो इजीली टैकल किया जा सकता है, ध्यान से बस समझिएगा बातों को। अगर मैं बोलूं कि सब ग्रुप क्या है, तो आप बोलो कि G अगर एक ग्रुप है
विथ रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। तो जी तो मान लिया ग्रुप है, ठीक है, आपका बात समझ गया कि जी एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। अभी क्या है, अभी क्या है बताते हैं कि जी अगर एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार तो जी का तो सबसेट पॉसिबल होगा ना दोस्त। तो एच मान लो जी का कोई भी वन ऑफ द नॉन एम्प्टी पॉसिबल सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये सबसेट अगर इसी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर पे एक ग्रुप हो जाता है तो इसी एच कॉमा स्टार को, इस एच कॉमा स्टार जो कि एक ग्रुप है, उसी को मैं जी का सब ग्रुप बोलूंगा। अपने आप में तो ये ग्रुप है, बट एज ये जी का सबसेट है और जी भी उसी ऑपरेशन के अंडर पे ग्रुप है, तो इस एच कॉमा स्टार को मैं जी कॉमा स्टार का एक सब ग्रुप बोलूंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर दोस्त? चलो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बेसिकली। अभी हम लोग ये बोले हैं अगले वाले चीज पे, नोट पे आपको ये लिखाया गया है कि किसी भी सेट का दो ऑब्वियस सबसेट तो हमें मिलता ही है, ठीक है। सेट अगर है, अगर वो जी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के एक सेट में बना सकता हूं, और पूरा पूरा सेट को लेकर के, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है आप जानते हो, तो पूरा सेट को लेकर के भी मैं एक और सबसेट बना सकता हूं जी। तो किसी भी सेट के ऊपर ये दोनों ऑब्वियस सब ग्रुप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर वक्त आपको मिलेगा, ठीक है ना। किसी भी सेट के ऊपर आपको ये दोनों ऑब्वियस सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेट कंटेनिंग एलिमेंट सी, इसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब सेटिस्फाई हो जाएगा। और जी तो खुद ब खुद ग्रुप है, तो जी तो सेटिस्फाई होगा ही होगा अंडर द सेम ऑपरेशन स्टार। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों किसी भी ग्रुप के ऊपर आप आंख बंद करके बोल सकते हो ये दोनों के दोनों दो ऑब्वियस सब ग्रुप है, और एज दे आर ऑब्वियस, इसीलिए अपन उनको क्या बोल देते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप बोल देते हैं। उनका एक स्पेशल नाम है ट्रिवियल सब ग्रुप। बाकी जो भी सब ग्रुप आपको खुद से सोच के निकालना पड़ेगा। बहुत सारे आगे हम जो भी थ्योरम्स पढ़ेंगे उनको यूज करेंगे, कैसे सब ग्रुप निकालते किसी ग्रुप का, वो इतना आसान नहीं है। हम थ्योरम्स को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्रूफ कैसे करते सब ग्रुप है उसमें भी थ्योरम यूज होगा, ठीक है। तो इन थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर आगे जाके लैग्रांजेस थ्योरम आएगा, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में, साइक्लिक ग्रुप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। टफ है जरूर, मैं मानता हूं टफ है, बट अगर कनेक्ट कर गया ना आपका माइंड उसके साथ साथ तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पूरा मुट्ठी में आ जाएगा आपका चीजें। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो मामला कहां तक था? हाँ, तो ट्रिवियल जो सब ग्रुप ट्रिवियल नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप बोल देंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप बोल देंगे उनको। क्लियर है? जो ट्रिवियल नहीं है उनको अपन क्या बोल देंगे? प्रॉपर सब ग्रुप बोल देंगे। और जो ट्रिवियल है वो तो है, ठीक है। ये दो तो ट्रिवियल कौन सा दोनों है वो तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे, ठीक है। तो वही चीज आपको बस समझना था, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये इसका सब ग्रुप क्या क्या होगा आपको निकालना है अकॉर्डिंगली। सही बात है? क्लियर है? चलो, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का अगर मैं बात करूं, g इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। सही है? यह है। तो इसका क्या क्या पॉसिबल सब ग्रुप्स है वो अपन निकालते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले तो दो ऑब्वियस सब ग्रुप आप बोल सकते हो। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ऑपरेशन क्या बोल के दे दिया? मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को लेकर के, आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर के अगर एक साइड बना होगा वो तो होगा ही होगा, और जी खुद ब खुद अगर लेके बनाते हैं तो भी होगा। जी को अगर खुद ब खुद लेकर बनाते ये दोनों तो ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। अच्छा, है ना? और इसका क्या क्या सबसेट्स होगा? यहां पे 4 एलिमेंट है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितना होगा? 2 to the power 4 - 1, 15 नॉन एम्प्टी सबसेट्स होगा। तो वो 15 नॉन एम्प्टी सबसेट्स क्या क्या होगा अगर लिखने का कोशिश करें? पहला तो 1 और -1 आएगा, फिर 1 और आयोटा आएगा, फिर 1 और माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपका -1 आयोटा आएगा, फिर -1 माइनस आयोटा आएगा, फिर आयोटा माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। फिर 3 करके लेते हैं तो 1 - 1 आयोटा आएगा, फिर 1 - 1 माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। फिर इधर मान लीजिए
1 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, और इधर मान लीजिए -1 आयोटा माइनस आयोटा आ गया। तो यहाँ पे आ गया, और सिंगल सिंगल करके भी हो सकता है ना, एक तो आ गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आयोटा हो गया, और चौथा माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, तो सिंगल सिंगल करके भी ये सारे हो सकता है। ठीक है, तो इधर 3 हो गया, इधर 10 हो गया, 13 हो गया, और ये दोनों 15 हो गया, और एक तो एम्प्टी सेट तो नहीं आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा, ये दोनों तो ट्रिवियल सब ग्रुप है। अभी अगर प्रॉपर सब ग्रुप होना है तो इन 15 में से ही कोई ना कोई होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी होगा वो तो सबसेट ही होगा ना भाई, वो तो सबसेट ही होगा, है ना। इस सेट का सबसेट ही तो होना पड़ेगा। तो पहले सारे के सारे पॉसिबल सबसेट निकाल दीजिए ना। अभी बोलोगे सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो इतने सबसेट निकालना पड़ेगा। हाँ, इतना निकालना पड़ेगा। जब तक आप लेग्रांजेस थ्योरम नहीं पढ़ोगे तब तक तो निकालना पड़ेगा, बट लेग्रांजेस थ्योरम पढ़ने के बाद उधर ऑर्डर का एक कंसेप्ट समझेंगे और उसके थ्रू ये कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है, आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इतना बड़ा ऑर्डर वाला आपको ग्रुप नहीं देगा, आप चिंता मत करो। प्रॉपर सब ग्रुप जो समझा रहा हूं उसमें फोकस कीजिएगा अच्छे से। प्रॉपर सब ग्रुप कैसे निकालेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप, अगर कोई 2 ट्रिवियल सब ग्रुप जो था वो तो अपने को डायरेक्टली मिल गया, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, वो तो अपने को डायरेक्टली मिल गया। जो ट्रिवियल सब ग्रुप था ये और ये दोनों तो पॉसिबल सब ग्रुप है। अभी प्रॉपर सब ग्रुप अगर होता है तो इसका सबसेट ही होगा ना यार, सब ग्रुप तो इसका सबसेट ही होगा। तो सबसेट 2 तो चला गया, एम्प्टी सेट हो नहीं सकता है। तो 13 है तो 13 लिख दिया। अभी 13 में से कौन सा होगा वो मेरे को चेक करना होगा। सबसे पहला कंडीशन, अभी ये सारे के सारे सबसेट हो गया। अभी अगर इनको सब ग्रुप होना है तो होना क्या पड़ेगा कि इनको मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे ग्रुप होना पड़ेगा। तो कौन कौन मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे ग्रुप है चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन ही फेल हो जाएगा। देखो क्लोजर वगैरह बाद में चेक कर लेना, पहला नहीं तीसरा कंडीशन आइडेंटिटी एलिमेंट। देख लो पहले कहां कहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। यहां पे तो एक भी चीज में आइडेंटिटी एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 होता है, वो तो होना पड़ेगा ना। तो इन तीनों पे तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर यहां पे भी नहीं दिख रहा है, यहां पे भी नहीं दिख रहा है, यहां पे भी नहीं दिख रहा है। सही बात है, फिर यहां पर भी नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास ऑप्शन अभी कितना बच गया? 13 से ऑप्शन रिड्यूस होकर के आ गया 3 3 6 पे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 7 ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अभी इन 6 पे बाकी कंडीशंस देखते हैं फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इन 6 पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? नंबर 3 वाला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्या इनवर्स सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इनवर्स सेटिस्फाई कर रहा है? जरा इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं ले लेता हूं आयोटा। आयोटा का इनवर्स क्या होगा? ऑब्वियसली आयोटा का इनवर्स क्या होगा आप खुद सोचिए, 1 बाई आयोटा दैट इज माइनस आयोटा होगा। तो माइनस आयोटा तो है नहीं, तो आयोटा का इनवर्स तो इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो ग्रुप हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा? आयोटा होगा। तो माइनस आयोटा का इनवर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है, आयोटा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों की तीनों इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो गया। यहाँ पे इनवर्स फेल हो गया, इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो गया, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सब लिख के रखिएगा, जो जो बात मेरा मुंह से निकल रहा है सब कुछ लिख के रखना, तभी याद रहेगा। नहीं तो आप 2 महीना बाद भूल जाओगे, सब कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, वापस लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर है तो देख लिए, ऑफलाइन होता तो क्या करते। चलो अभी आते हैं इसमें। इसमें भी सेम बात है कि आयोटा का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आयोटा का इनवर्स तो माइनस आयोटा होगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा होगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 1, -1। तो यहाँ पे -1 का इनवर्स कौन होगा? -1 का इनवर्स तो -1 ही होगा, 1 का इनवर्स 1 ही होगा। तो इनवर्स प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और क्लोजर भी कर रहा है, क्योंकि 1 × 1 1 है, बिलोंग कर रहा है। -1 × -1 भी 1 है, -1 × 1 -1 है, सारे के सारे बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर भी सेटिस्फाई होगा और एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगा। तो ये पूरा पूरा एक ग्रुप में बोल सकता हूं, ये पूरा पूरा एक ग्रुप में बोल सकता हूं। तो अगर ये इसका सबसेट हो गया, सबसेट तो होगा क्योंकि पहले ही लिख दिया हमने, और ये ग्रुप भी हो गया उसी ऑपरेशन के अंडर पे, तो इस ग्रुप को मैं इस ग्रुप का एक सब ग्रुप बोल सकता हूं, बिकॉज ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ग्रुप आया ये एक प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एज कॉमा मल्टीप्लीकेशन इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी।
ये अपने आप में एक ग्रुप तो है, बट एज ये जी का सबसेट है, दैट्स व्हाई ये जी का एक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एज खुद का तो सब ग्रुप हो नहीं पाएगा ना कभी। खुद का अगर होता है तो खुद का क्या होगा, खुद का ट्रिवियल सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, बट अगर प्रॉपर सब ग्रुप होना है उसको तो वो इसका होगा ऑब्वियसली। प्रॉपर ग्रुप क्या लिख दिया, प्रॉपर सब ग्रुप होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो टोटली इस सेट का कितने सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेगा, इसका टोटल कितना पॉसिबल सब ग्रुप्स आएगा, इसका टोटल 3 पॉसिबल सब ग्रुप्स आएगा। सही बात है, एक हो जाएगा आपका प्रॉपर और 2 हो जाएगा आपका ट्रिवियल, जो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, अगला एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। ये क्या है, आपका सर्कल ग्रुप है, यूनिट सर्कल वाला पढ़ाया था आपको यूनिट 1 में। ठीक है, तो ये यूनिट सर्कल है, इसको मैंने प्रूफ भी किया था, ये ग्रुप होता है। ठीक है, और ये वाला आपको एक्सरसाइज में दिया था। ठीक है ना, ये वाला आपको होमवर्क में दिया था कि ये आप प्रूफ करना कि ये जो है एक सब ग्रुप है, सॉरी ये एक ग्रुप है। तो ये भी एक ग्रुप होता है, ये भी एक ग्रुप होता है। तो यहां पे तो सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर्स है, बट यहां पे सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर्स नहीं है, यहां पे सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर्स हुज मॉड्यूलस इज 1। ठीक है ना, समझ में आया ना, मतलब यूनिट मॉड्यूलस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां पे बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, हम जानते हैं। और एज ये इसका सबसेट है तो ये चीज पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। ये भी ग्रुप है, हमने प्रूफ कर चुके हैं, ये आपको होमवर्क में दिया था। आप किए या नहीं मेरे को याद नहीं, अगर नहीं किए तो कर लेना, एग्जाम में आएगा तो बहुत बुरा फंसोगे तब तो, और मैं नहीं रहूंगा। तो ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, जानते हो। बट एज ये चीज इसका सबसेट है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर्स है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल कंप्लेक्स नंबर्स है जिनका मॉड्यूलस 1 है। तो एज ये इसका पूरा पूरा सबसेट दिख रहा है तो ये इसका एक सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं। Z, स्टार एक ग्रुप होता है, पूरा दुनिया जानते हैं। सॉरी स्टार क्या बोल रहा हूं, प्लस। Q, प्लस भी एक ग्रुप होता है और R, प्लस भी एक ग्रुप होता है। बट एज हम लोग जानते हैं कि Z Q का एक प्रॉपर सबसेट होता है और Q भी सेट ऑफ रियल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट होता है। ये इसके अंदर होता है, ये भी पूरा पूरा इसके अंदर होता है। प्रॉपर सबसेट, सबसेट नहीं है ना, मतलब इसमें और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो Z प्लस के अंडर पे ग्रुप है, Q प्लस के अंडर पे ग्रुप है और R प्लस के अंडर पे अगर ग्रुप है तो Z, प्लस Q, प्लस का एक सब ग्रुप हो जाएगा और Q, प्लस R, प्लस का एक और सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्लियर है दोस्त, चलो। तो ये सब एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखिएगा, ये सबसे उठकर ही एग्जाम में आ जाएगा, है ना, ये सब में से ही कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। अच्छे से सारे एग्जांपल्स डिटेल में, जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, थ्योरम्स को समझा रहा हूँ, इंग्लिश लिखने के साथ साथ खुद का भाषा में, अगर खुद का भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखो, उर्दू है उर्दू में लिखो, हिंदी है बंगाली है, जो भी लिखना है लिखो, बस रीजन लिख के रखना, ताकि एग्जाम से पहले दिन रात को दर्द ना हो। नहीं तो क्या होगा ना, पूरा सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी एग्जाम से पहले दिन रात को लॉजिक भूल जाओगे और चीजें याद करके जाना पड़ेगा और याद रख भी नहीं पाओगे, नंबर भी स्कोर नहीं होगा। फिर एग्जाम में वही आपको रोना धोना पड़ेगा। तो पूरा सेमेस्टर लेक्चर देखने का और पढ़ने का फायदा क्या हुआ यार आपको। ठीक है, तो पढ़ना है तो ईमानदारी से तरीके से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, आराम से। बिना पढ़े अगर बैक लगे तो अच्छी बात है ना, तो पढ़ के अगर बैक लगे तो खराब बात है यार, एंजॉय भी नहीं कर पाए और मतलब क्लियर भी नहीं हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, तो Z5 लास्ट एग्जांपल Z5 दिया हुआ है। तो Z5 क्या होगा, 0 से लेकर के 4 तक होगा। तो Z5 जो होगा वो Z6 का एक सब ग्रुप होगा, नॉट ए सब ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो। तो एडिशन मॉड्यूलो 7, ठीक है। तो Z6 क्या है, Z6 से 0 से लेकर के 5 तक, 3, 4, 5। ठीक है, तो अभी हम ये तो क्लियरली जानते हैं कि एडिशन मॉड्यूलो Zn जो है वो एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में क्या होता है ना, ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 ले लेते, चलो बेहतर होगा। तो हम ये तो जानते हैं कि ये जो चीज है वो इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ये ऑलरेडी हम प्रूफ करके आए हैं। ठीक है, और ये चीज इसका सबसेट है, ये भी क्लियरली दिख रहा है, प्रॉपर सबसेट है। तो अभी बस ये चेक करना है कि ये इसके अंडर पे ग्रुप होता ही नहीं होता। अगर ये इसके अंडर पे ग्रुप होता है तो ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा, मतलब इसका नहीं, Z5 एडिशन मॉड्यूलो 6 जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो इसका सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए तो इसको ग्रुप होना पड़ेगा। क्या ये ग्रुप है कि नहीं चेक करो, आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। इनवर्स एलिमेंट सबका एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। 4 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं सोचूं
4 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा अगर मैं सोचूं, मतलब क्या कि 4 को कौन सा एलिमेंट के साथ एडिशन मॉड्यूलो 6 के अंडर में ऑपरेट करूं ताकि आंसर 0 मिल जाए, ठीक है। तो और वो एलिमेंट इसी सेट में से होना पड़ेगा। तो 4 को अगर मैं 0 के साथ ऑपरेट करता हूं तो 4 + 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, नहीं होगा। 4 + 1 5 को 6 से डिवाइड करोगे, नहीं होगा। 4 + 2 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो इनवर्स एलिमेंट रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब 4 का इनवर्स हो जाएगा 2, ठीक है। चलो, तो 2 का इनवर्स कौन है? 2 का इनवर्स कौन है? 2 का इनवर्स 4 हो जाएगा, सही बात है। 3 का इनवर्स कौन होगा? 3 का इनवर्स तो खुद 3 ही होगा, है ना। और 1 का इनवर्स कौन होगा? 1 का इनवर्स कौन होगा? 1 के साथ 0 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 के साथ 2 को ले लेंगे तो भी नहीं होगा, 1 के साथ 1 को ले लेंगे तो भी नहीं होगा, 1 के साथ 3 को ले लेंगे तो भी नहीं होगा, 1 के साथ 4 को ले लेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 1 + 4 5 है। 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, सॉरी 5 आएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे 5 होना चाहिए था, सच दैट 1 + 5 व्हेन डिवाइड्स बाई 6 रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। बट ऐसा सिचुएशन तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो 1 का तो कोई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 1 हैज नो इनवर्स, 1 हैज नो इनवर्स। तो एज 1 का कोई इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस सेट में, तो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे कि ये इस ऑपरेशन के अंडर पे ग्रुप नहीं हो पाएगा। तो अगर ये इसके अंडर पे ग्रुप नहीं हो पाएगा, अगर ये इसका सबसेट हो गया तो क्या होगा? सिर्फ सबसेट होने से तो काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ ग्रुप होने से भी काम नहीं चलेगा, सबसेट होना पड़ेगा, और सिर्फ सबसेट होने से भी काम नहीं चलेगा, ग्रुप होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो एज यहाँ पे सबसेट तो हो गया बट ग्रुप नहीं हो पाया, दैट्स वाई Z5 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z6 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? सही बात है, क्लियर दोस्त? चलो, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको कंप्लीट हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो यार, आज के लेक्चर में और तो चीज़ें कवर करने वाले थे बट एज मैं इतना डीप में चला गया चीज़ों में तो और पॉसिबल हुआ ही नहीं। खैर, आराम से अपन पढ़ते रहते, बट टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली कवर करके देंगे, उसका चिंता आप ना करें। क्लियर है? तो मिलेंगे, है ना, अगले लेक्चर में वापस हम लोग मिलेंगे और थियरम्स रिलेटेड टू सब ग्रुप से आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। सही है? फिर यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स एंड देन आगे के टॉपिक्स हमें मिलता जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहीं तक समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर नया टॉपिक स्टार्ट किया, अभी मेरे पास 20 मिनट्स के आसपास तो है और खींचने का, 100 मिनट्स हुआ नहीं, 80 मिनट्स ही हुआ है, तो और आराम से मैं इजीली उसको खींच सकता हूँ और 20 मिनट्स। बट अगर मैं खींच देता हूँ 20 मिनट्स तो मसला हो जाएगा। क्यों मसला हो जाएगा? कि चीज़ें जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। 20 मिनट्स में अगला टॉपिक कहाँ कंप्लीट होगा? तो 5 थियरम है सब ग्रुप का, वो समझाना पड़ेगा एटलीस्ट, है ना, कि टॉपिक स्टार्ट करने से ख़त्म तो करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप आज के लेक्चर में जितना भी आपका प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर क्लास में पूछ सकते हो। अकॉर्डिंगली इतना आप कंप्लीट कीजिए। आगे के लेक्चर्स में हम मिलेंगे और आगे के लेक्चर्स में हम रिमेनिंग जो सब ग्रुप के रिलेटेड थियरी पोर्शन है, जो थियरम्स है ना, उस चीज़ को हम ध्यान से और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट करके आइएगा, तभी आगे रिलेटेड थियरम्स एंड जो भी आपका यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स वाले पार्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्लियर? तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा कमेंट में या फिर क्लास में, और प्रॉपरली चीज़ें नोट्स बना करके अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख करके रखना, नहीं तो भूल जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टफ टॉपिक है, आसान नहीं है। समझ में आया तो आसान है, नहीं आया तो बहुत टफ है, रुला देगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, आप खुद ही पढ़ के समझ रहे होंगे। क्लियर है? पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्योर मैथमेटिक्स जिसी को भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो प्रॉपरली चीज़ों को नोट्स बना करके अपने लैंग्वेज से साइड बाय साइड एक एक चीज़ पॉइंट बाकायदा लिख के रखिएगा, तभी याद रहेगा ये 2-3 महीना तक, नहीं तो भूल जाएंगे 2 दिन बाद ही। कोई फ़ायदा नहीं होगा लेक्चर देखने को, बार बार लेक्चर देखना ये भी गलत बात है, ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय परमिट नहीं करेगा आपको। क्लियर है? टाइम है ही नहीं उतना आपके पास। ठीक है, तो प्रॉपरली एक एक चीज़ अच्छे से लिख करके रखिएगा तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। ठीक है, और जो भी डाउट्स है पूछ लीजिएगा और अकॉर्डिंगली पढ़ते रहिएगा। अलविदा, यहाँ तक समाप्त करते हैं।